इंडोनेशिया ने मुझे कई तरीकों से आजमाया और बॉस्टन में मजीद इम्तिहानात मेरा इंतजार कर रहे थी। मैं सुबह सबसे पहले प्रूडेंशियल सेंटर के हेडक्वार्टर गया, जहां दर्जनों दीगर मुलाजमीन के साथ लिफ्ट के पास खड़े होते हुए मुझे पता चला कि मैन के पुरस्कार इसी साल चेयरमैन और सीईओ मेक हाल ने इनार को पोर्टलैंड ओरेगोन दफ्तर का सदर बना दिया था। इसका मतलब था कि अब मैं बड़ा रास्त ब्रूनो जाम्बूटी को रिपोर्ट करता था। ब्रूनो, जिसे इसके चांदी जैसे बालों और चैलेंज करने वालों को हर बार हराए देने की अजीब सलाहियत की वजह से सिल्वर फॉक्स कहा जाता था, एक दिलकश शख्सियत का मालिक था। वो फसी था, उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री और MBA दोनों थी। वो इकोनॉमिक्स का माहिर था और मैन के बिजली के शोबे और ज्यादातर बैन अल-अक़वामी मंसूबों का नायब सदर था। वो बूले जैक डब्बर के रिटायर होने पर कॉरपोरेशन के सदर बनने का वाज़े इंतखाब था। मैन के बेशतर मुलाजमीन की तरह में भी ब्रूनो जाम्बूटी से मुतासिर और खौफजदा था। दोपहर से पहले मुझे ब्रूनो के दफ्तर बुलाया गया। इंडोनेशिया के बारे में एक खुशगवार गुफ्तगू के बाद इसने कुछ कहा जिसने मुझे अपनी सीट के किनारे पर ला खड़ा किया। मैं हावर्ड पार्कर को बरतरफ कर रहा हूँ, इसने एक ढेर कागजात पर उंगली टिकटकाती हुए परेशान कुन खुशगवारी से मुस्कुराते हुए कहा। तफसीलात की जरूरत नहीं, बस इतना कि वो हकीकत से दूर हो गया है। सालाना 8% इजाफा इंडोनेशिया जैसे इम्कानात वाले मुल्क में। इसकी मुस्कुराहट गायब हुई और उसने मेरी आंखों में सीधा देखा। चार्ली ईलिंगवर्थ कहता है कि तुम्हारी माशी पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त है और 17 से 20% के दरमियान लोड ग्रोथ को जवाज फराहम करती है। क्या ये दुरुस्त है? मैंने पर एतमाद अंदाज में इसकी तस्दीक की। वो खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ बढ़ाया। ये मुबारक हो, तुम्हें अभी तरक्की दी गई है। शायद मुझे चाहिए था कि अपने साथियों के साथ अकेले किसी शानदार रेस्टोरेंट में जश्न मनाता, लेकिन मेरा दिमाग क्लाडीन पर था। मैं अपनी तरक्की इंडोनेशिया के तजुर्बात और इनके साथ अपने वक्त के बारे में इसे बताने के लिए बेताब था। क्लाडीन ने मुझे बैरून मुल्क से राब्ता न करने की हिदायत दी थी और मैंने इसकी बात मानी थी। अब मायूसी के आलम में मुझे पता चला कि इसका फोन मुनक़ते था। बगैर किसी नए नंबर के मैं इसे ढूंढने निकल पड़ा। इसके अपार्टमेंट में एक जवान जोड़ा रहता था जो दोपहर के खाने के वक्त बिस्तर से उठकर वाज़े तौर पर नाराज था और उसने क्लाडीन के बारे में कुछ न जानने का दावा किया। इसका कजिन बनकर मैं रियल एस्टेट एजेंसी गया, जहां पता चला कि उनके रिकॉर्ड में क्लाडीन के नाम से कोई किराएदार नहीं था। पिछला लीज एक गुमनाम आदमी के नाम पर था। प्रूडेंशियल सेंटर में मैन के मुलाजमत के दफ्तर ने भी क्लाडीन का कोई रिकॉर्ड न होने का दावा किया। सिर्फ एक ही खुसूसी कंसल्टेंट्स फाइल का जिक्र किया जो मेरे लिए काबिल रसाई नहीं थी। दोपहर तक मैं थक चुका था और जज्बाती तौर पर खाली हो चुका था। जेट लीग ने भी हालात को मजीद खराब कर दिया था। अपने खाली अपार्टमेंट में वापस आकर मैं शदीद तन्हाई और तर्कशुदगी का शिकार हो गया। मेरी तरक्की जो एक कामयाबी होनी चाहिए थी बेमानी लग रही थी। इससे भी बदतर मेरी समझौता करने की ख्वाहिश का एक बीज बिस्तर पर गिरकर मैं मायूसी से मगलूब हो गया। क्लाडीन ने मुझे इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। अपने दुख को न मानने का अज़्म करते हुए मैंने अपने जज्बात बंद कर दिए। मैं बिस्तर पर लेटकर खाली दीवारों को घंटों तक झूलता रहा। आखिरकार मैंने खुद को संभाल लिया। उठकर मैंने एक बियर पी और खाली बोतल को मेज पर पटक दिया। खिड़की से बाहर झांकते हुए मुझे लगा कि क्लाडीन मेरी तरफ आ रही है। दिल की धड़कन तेज हुई। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा लेकिन वापस खिड़की पर आया। वो औरत करीब आई। इसका लिबास और पर एतमाद चाल क्लाडीन की याद दिलाती थी, लेकिन वो क्लाडीन ना थी। मेरा दिल बैठ गया और मेरा गुस्सा खौफ में बदल गया। क्या क्लाडीन मर गई थी, कत्ल कर दी गई थी? मैंने वीरियम की चंद गोलियां ले और शराब पीकर सो गया। अगली सुबह मैन के पर्सनल डिपार्टमेंट से पाल मोरमेनू का फोन आया, जिसने मुझे जेट लीग से निकाला। इसने मेरी आराम की जरूरत को तस्लीम किया लेकिन दोपहर को आने की तरगीब दी। अच्छी खबर, इसने कहा, यह तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। मैंने हुक्म माना और सीखा कि ब्रूनो ने अपने वादे से ज्यादा किया था। न सिर्फ मुझे हार्वर्ड का ओहदा दिया गया बल्कि मुझे चीफ इकोनॉमिस्ट का खिताब और तनख्वाह में इजाफा भी मिला। इससे मेरा मौत कुछ बेहतर हुआ। मैंने दोपहर चटीली और चार्ल्स नदी के किनारे एक क्वार्ट बियर के साथ घूमता रहा। सेल बूट्स देखते हुए मैंने खुद को यकीन दिलाया कि क्लाडीन ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था और अपने अगले खुफिया मिशन पर चली गई थी। इसकी राजदारी पर जोर देने की बात मेरे जहन में गूंज रही थी और मैंने उम्मीद रखी कि वो राब्ता करेगी। मोरमेनू दुरुस्त था। मेरा जेट लीग और परेशानी खत्म हो रही थी।
अगले हफ्तों में मैंने क्लाडीन के ख्यालात को दबाने की कोशिश की और अपनी रिपोर्ट पर तवज्जो दी। मैंने इंडोनेशिया की मईशत पर रिपोर्ट लिखी और हार्वर्ड की लोड पेशगोइयों को नज़रसानी किया। बिजली की तलब में नए निज़ाम के मुकम्मल होने के बाद 12 साल तक सालाना 19%, फिर 8 साल तक 17% और बाकी 25 साल मुद्दत के लिए 15% इजाफा पेश किया। मैंने बैन अल-अक़वामी कर्ज देने वाली एजेंसियों के साथ रस्मी मीटिंग्स में अपने नताइज पेश किए, जहां माहिरीन ने मुझसे बेरहमी से सवालात किए। मेरे प्रेप स्कूल के दिनों ने मुझे दबाव को कारकर्दगी में बदलना सिखाया था, न कि बगावत, और क्लाडीन के बीकन स्ट्रीट अपार्टमेंट में दिए गए मशवरे की गूंज थी। 25 साल आगे कौन देख सकता है, तुम्हारा अंदाजा उनके जितना ही अच्छा है, एतमाद सब कुछ है। मैंने खुद को माहिर समझा अपने अमेज़न और जावा के दूर दराज इलाकों के तजर्बात को याद करते हुए, वो जगहें जहां ये बूढ़े दफ्तर नशीन माहिरीन मुआशियात कभी ना गए थे। मैं खुद को रॉबर्ट मैकनामारा के पसंदीदा नए नस्ल के डेटा पर मबनी होनहार बच्चों का हिस्सा समझता था, जो वर्ल्ड बैंक के सदर थे, जिन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी और कैनेडी के दिफा के सेक्रेटरी के तौर पर शोहरत बनाई थी। मैंने मैकनामारा की दुरुस्त गुफ्तगू की नकल की और बरूनों के पर एतमाद अंदाज को अपनाया, अपना अतिची केस लहराते हुए चलता था। अब सोचता हूँ तो मेरी हिम्मत पर हैरत होती है। सच तो यह है कि मेरी महारत महदूद थी, लेकिन मैंने अपनी जुर्रत से इसकी तलाफी की। ये काम कर गया। माहिरीन ने आखिरकार मेरी रिपोर्ट्स को मंजूरी दी। अगले महीनों में मैं तेहरान, कारकास, गुएटेमाला सिटी, लंदन, वियना और वाशिंगटन डीसी की मीटिंग्स में गया। मैंने ईरान के शाह कई ममालिक के साबिक सदूर और खुद मैकनामारा जैसे मशहूर शख्सियात से मुलाकात की। मर्दों की इस दुनिया ने प्रेप स्कूल की याद दिलाई और मेरे नए खिताब और कामयाबियों ने लोगों के रवैयों को बदल दिया। शुरू में ये तवज्जो मेरे सर पर चढ़ गई। मैंने खुद को एक जादूगर समझा, जो एक मुख पर जादू की छड़ी घुमाकर इसे रोशन कर सकता था, जहां सनतें फूलों की तरह खुलती थीं। लेकिन जल्द ही मायूसी ने घेर लिया। मैंने अपने और अपने साथियों के मकासद पर सवाल उठाए किया। एक शानदार खिताब PhD जकार्ता के गंदे नालों के पास रहने वाले लोगों के दुख को समझ सकता था। क्या अदादोशुमार की महारत मुस्तकबिल की पेशगोई कर सकती थी? जितना ज्यादा मैंने आलमी फैसला साजों को जाना, इतना ही उनकी सलाहियतों और मकासद पर शक पड़ा। मैं इस बात पर गौर करता रहा कि क्या दुनिया के वसाइल सब के लिए अमरीकी तर्ज जिंदगी को सहारा दे सकते हैं, जबकि खुद अमरीका में लाखों लोग गुर्बत में रहते हैं। क्या दीगर कौमें हमारे जैसा जीना भी चाहती थीं, जहां तशद्दुद, अफसरदगी, मुनशियात का इस्तेमाल, तलाक और जराइम आम थे? हमारी दौलत के बावजूद क्या हम वाकई खुश थे? फिर हम इस मॉडल को आलमी सतह पर क्यों थोप रहे थे? मीटिंग रूम्स की मुनाफकत ने मेरा गुस्सा भड़काया, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र बदलता गया। मैंने समझा कि उनमें से बहुत से लोग सचमुच यकीन रखते थे कि वो सही काम कर रहे हैं। चार्ली की तरह वो कम्युनिज्म और दहशत गर्दी को शैतानी कुव्वतें समझते थे, न कि अपनी पॉलिसियों के रद्द अमल। उन्हें यकीन था कि उनका अपने मुल्क, अपनी औलादा और खुदा के सामने फर्ज है कि वो दुनिया को सरमायादारी की तरफ ले जाएं। वो बेहतरीन के बका के उसूल पर कायम थे। अगर वो मुराद याफ्ता तबके में पैदा हुए तो उनका फर्ज था कि इस विरासत को अपनी नस्ल तक मुंतकिल करें। मैं इस बात पर झूलता रहा कि क्या ये लोग एक साजिशी गिरोह है या सिर्फ मुश्तरका अकायद और खुद गर्जी से जोड़ा एक मजबूत गिरोह। वक्त गुजरने के साथ मैंने उनकी तशबीह जंग से पहले के जनूबी जागीरदारों से दी। वो मुश्तरका नजरियात से जुड़े लोग थे, न कि खुफिया तौर पर मुलाकातें करने वाला कोई गिरोह जिसके इरादे शैतानी हों। जागीरदारों की तरह वो समझते थे कि उनका हक और फर्ज है कि वो काफिरों की देखभाल करें और उन्हें अपने मजहब और तर्ज जिंदगी की तरफ लाएं। अगर गुलामी उन्हें फलसफियाना तौर पर नागवार भी लगती थी तो वो थॉमस जेफरसन की तरह इसे एक ज़रूरत समझकर जवाब पेश करते थे, जिसके खात्मे से मुआशरती और माशी अफरातफरी फैल जाती। जदीद अशराफिया, जिन्हें मैं अब कारपोटोक्रेसी समझता था, इसी सांचे में फुट होती थी। मैंने ये भी सोचना शुरू किया कि जंगी हथियारों के बड़े पैमाने पर पैदावार, दरियाओं पर बंद बांधना और मकामी माहौल और सकाफतों की तबाही से कौन फ़ायदा उठाता है। लाखों लोगों की नाकाफी खुराक, आलूदा पानी, अकाबिल इलाज बीमारियों से मौत से कौन मुस्तफीद होता है? तवील मुद्दत में कोई नहीं, मुख्तसर मुद्दत में सबसे ऊपर वाले मेरे बास और मैं मादी तौर पर फ़ायदा उठाते हैं। इसने मजीद सवालात उठाए। ये सूरत हाल क्यों बरकरार है? ये इतना अरसा क्यों चल रही है? क्या जवाब सिर्फ इस पुरानी कहावत में है कि अब ताकत ही हक बनाती है? ताकत का जवाब मुकम्मल नहीं लगता था।
مجھے اپنے بزنس اسکول کے ایک ہندوستانی پروفیسر کی یاد آئی جنہوں نے محدود وسائل انسان کی مسلسل ترقی کی ضرورت اور غلام مزدوری کے اصول پر لیکچر دیا تھا۔ ان کے مطابق تمام کامیاب سرمایہ دارانہ نظاموں میں سخت درجہ بندی ہوتی ہے، جس میں سب سے اوپر چند لوگ زیریں مراتب کو کنٹرول کرتے ہیں اور نیچے ایک بڑی تعداد میں مزدور ہوتے ہیں جنہیں معاشی طور پر غلام کہا جا سکتا ہے۔ آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہم اس نظام کو فروغ دیتے ہیں کیونکہ کارپوریٹوکریسی نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ خدا نے ہمیں سرمایہ دارانہ پر امت کے سب سے اوپر چند لوگوں کو رکھنے اور اس نظام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا حق دیا ہے۔ ہم پہلے نہیں تھی، یہ فہرست شمالی افریقہ، مشرق وسطی اور ایشیا کے قدیم امپائر سے شروع ہوتی ہے اور پرشیا، یونان، روم، عیسائی صلیبی جنگوں اور پوسٹ کولمبین دور کے تمام یورپی سلطنت سازوں تک جاتی ہے۔ یہ سامراجی تحریک زیادہ تر جنگوں، آلودگی، بھوک، پرجاتیوں کے خاتمے اور نسل کشی کا سبب رہی ہے، اور اس نے ہمیشہ سلطنتوں کے شہریوں کی ضمیر اور بہبود پر بھاری بوجھ ڈالا، معاشرتی خرابی کا باعث بنتی رہی اور نتیجے میں انسانی تاریخ کی سب سے دولت مند ثقافتیں خودکشی، منشیات کے استعمال اور تشدد کی بلند شرحوں سے دوچار ہیں۔ میں نے ان سوالات پر گہرائی سے سوچا، لیکن اپنے کردار کی نوعیت پر غور کرنے سے گریز کیا۔ میں نے خود کو اکنامک ہٹ مین کے طور پر نہیں بلکہ چیف اکانومسٹ کے طور پر دیکھا۔ یہ بہت جائز لگتا تھا، اور اگر مجھے تصدیق کی ضرورت تھی تو میں اپنی تنخواہ کی پرچیاں دیکھ سکتا تھا۔ سب مین سے تھیں، ایک نجی کارپوریشن، نہ کہ NSA یا کسی سرکاری ایجنسی سے میں نے خود کو تقریباً قائل کر لیا تھا۔ ایک دوپہر برونو نے مجھے اپنے دفتر بلایا، میری کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے شاندار کام کیا ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا، اس کی قدر کے طور پر ہم تمہیں ایک نادر موقع دے رہے ہیں، ایک ایسی چیز جو بہت کم لوگ، یہاں تک کہ تمہاری عمر سے دگنی عمر والے بھی حاصل کرتے ہیں۔